बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात कर लेते हैं कैदी नंबर 804 नाहक कैद के, जिसके 600 दिन मुकम्मल हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है जी ईद के तीनों दिन, चूँकि ईद पर इमरान खान की मुलाकात जो है वो किसी से भी ना करवाने की, जहाँ पर इदारों की जानिब से फॉर्म 47 की हुकूमत की जानिब से पूरी तैयारियाँ थी, तो इन्होंने भी तैयारियाँ कस ली हैं जी। ईद के तीनों दिन कैंप लगाया जा रहा है अडयाला के बाहर। इसकी कुछ तफसीलात हैं। और ईद के फ़ौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, जिसकी जानिब से दावा किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि एक ही कंटेनर पर होंगे, क्या मौलाना फजल रहमान और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक पेज पर होंगे ईद के फ़ौरन बाद? मौलाना का क्या मौक़िफ़ सामने आया और क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देंगे अब की बार मौलाना फजल रहमान साहब? इसकी कुछ तफसीलात। नाज़रीन ग्रामी, अफसोसनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान में इस वक्त मुकम्मल तौर पर अस्करियत पसंदों का और दहशत गर्दों का कब्ज़ा है और वहाँ पर सड़कों के इर्द गिर्द ना सिर्फ इन्होंने कैंप लगा लिए बल्कि सड़कों पर तैनात दहशतगर्द तंजीमों के एहलकार वहाँ पर आने जाने वाले मुसाफिरों को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट किया जा रहा है फ़िरक़ावारियत, लसानियत और कौमियत की बुनियाद पर हम पाकिस्तानियों को। रियासत नाकाम है, हुकूमत नाकाम है, किया क्या जा रहा है? और अभी हालिया बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ, इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगी, मेरे साथ ही रहें। नाज़रीन, ईद करीब है और अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस, जैसे कि ऐलान किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, अपोजिशन जो जितनी भी जमातें हैं उनका ग्रैंड अलायंस जो है वो एक ही कंटेनर पर होगा ईद के फ़ौरन बाद। अब आज के इस व्लॉग पे जायज़ा लेंगे कि क्या तैयारियां की जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं वो क्या तैयारियां कर रहे हैं इस ग्रैंड अलायंस में, किन किन अपोजिशन जमातों से इनका रब्ता हुआ है और ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं और अली अमीन गंडापुर, क्या वो एक कंटेनर पर होंगे ईद के बाद? इस तमाम तर सूरत हाल, एक ही पेज पर उनका होना कितना ज़रूरी है इस अपोजिशन जमातों के ग्रैंड अलायंस को कामयाब बनाने के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का जो स्क्वाड है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस ऐलान को जो इनकी जानिब से कहा गया था कि ग्रैंड अलायंस जो है वो एक ही कंटेनर पर होगा ईद के फ़ौरन बाद, और जो जिस पर काम भी किया जा रहा है, मरीम स्क्वाड ने भी अपनी पूरी तैयारियां जो हैं इसको नाकाम बनाने के लिए वो की हुई हैं। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस एहतजाज को काउंटर करने के लिए हुकूमत और इदारों की क्या तैयारियाँ हैं, किस तरह से इसको नाकाम बनाया जाएगा, और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी क्या तैयारियाँ हैं। जुनैद अकबर साहब से जी उनसे पूछा गया कि ईद के फ़ौरन बाद ये ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये ग्रैंड अलायंस एक बना चुकी है और ये जो ग्रैंड अलायंस है ये ईद के फ़ौरन बाद आप लोगों ने कहा था कि भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा और शहबाज हुकूमत के खात्मे के लिए आप सब इकट्ठे होंगे, एक ही पेज पर होंगे, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनको मनाने के लिए, उनको इस कंटेनर पर लाने के लिए क्या किया जा रहा है। जुनैद अकबर साहब कहते हैं जी कि अभी जो कप्तान ने मुझे ज़िम्मेदारियां सौंपी थी उन ज़िम्मेदारी को पूरी करने के लिए मैंने ये जो ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन जमातों का, इस हवाले से तमाम काम जो है वो शुरू कर दिया है। असद कैसर साहब, उनकी जानिब से वजाहत दी गई है, उन्होंने खबर दी है। वो कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रब्ता हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान के साथ ये जो रब्ता है, इसमें असद कैसर साहब कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं मौलाना के सामने रखे हैं, मौलाना साहब को हमने बनाने की कोशिश की है, और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, मैंने हमेशा अपने हर व्लॉग में आपसे कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब पे तकिया करना जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ऐसी सूरत हाल में जब खान साहब जेल के अंदर हैं, उनकी लीडरशिप की आपसी लड़ाइयाँ, इख्तलाफात, वो जो कि इस पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह से नुकसान पहुँचा रहे हैं, और अभी भी कुछ इस तरह की इत्तलात नहीं है, ख़बरें भी हैं, और वो भी इस ग्रैंड अपोजिशन ये जो अलायंस है इसको बुरी तरह से डैमेज कर रही है। इसकी कुछ खबर भी है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन और इसकी रीज़न जो है आपको पता ही है, फैसल चौधरी साहब जो हैं उनको भी निकाल दिया गया था, साइड पे कर दिया गया था। बहरहाल अब जुनैद अकबर साहब जो है इसी तमाम तर सूरत हाल में अब जेल के अंदर, अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है ये जुनैद अकबर साहब को अब जेल के अंदर मुलाकात कब करने देती है इमरान खान साहब से, क्योंकि अगर मुलाकात करने की कोशिश की जाती है तो कभी हुकूमत की जानिब से और बड़ों की जानिब से इन मुलाकातों को टाल दिया जाता है। तो जब अगर इनको मौका उनकी तरफ से दे ही दिया जाए, इनको चांस अगर मिल भी जाए मुलाकात का, तो इनके आपस की जो अंदर खाते की जो लड़ाइयाँ हैं, इनके जो अपने मुफादात
جاتے ہیں وہ جو ڈیزرونگ پیپل ہیں جو کہ واقعی پارٹی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، عمران خان کے بیانیے کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ان کو پھر سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور خود آگے ہو جاتے ہیں۔ ابھی جی حالیہ آپ کو یاد ہی ہے علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، 2.5 گھنٹے تک ان کو اڈیالہ کے باہر گیٹ پہ روکا رکھا گیا اور یہ کہا گیا جیل انتظامیہ کی جانب سے کہ بھائی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ کو ملاقات نہیں کرنے دینی، اور پھر وہ بغیر ملاقات کے ہی واپس آ گئیں جو عمران خان کی بہنیں ہیں، لیکن جو ان کے وکلاء ہیں وہ اندر گئے تھے، انہوں نے ملاقات کی تھی۔ اچھا دوسری جانب اب جنید اکبر صاحب جو ایسی تمام تر صورتحال میں، کیونکہ اب عید کے بعد یہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہونے والی ہے، کیونکہ انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے کہ اب ہم ایک کنٹینر پر ہوں گے گرینڈ الائنس اپوزیشن کا، لیکن اب کام کیا کیا جا رہا ہے؟ اس میں اکیلا ایک جنید اکبر اور پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو اس میں عالیہ حمزہ، یہ دونوں ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جنید اکبر جو ہے ایسے تمام تر حالات میں، جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب اور بابر امان صاحب جو ہیں جی وہ عمران خان صاحب سے بھی ریسنٹلی مل کے آئے ہیں، اور خان صاحب نے اپنی کارکنان کے نام پیغام بھی دیا، اپنے سوشل میڈیا جو ٹویٹر ہے ایکٹ کے تھرو انہوں نے پیغام بھی دیا ہے، لیکن جنید اکبر صاحب کی ملاقات ابھی خان صاحب سے ایک عرصے سے نہیں ہو پائی ہے، اور ایسی صورتحال میں چونکہ عید آنے والی ہے اور عید کے فوراً بعد ان کا یہ پلان ہے، تو جنید اکبر صاحب نے اس پہ کچھ آپشنز جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی مولانا اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی ان سے کہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، کہ اگر شہباز حکومت کا آپ خاتمہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ 447 کی حکومت کا خاتمہ ہو، تو ہمیں پھر عمران خان کی پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا اور اس حوالے سے ہمیں فیصلہ لینا ہوگا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں جو کہ ہمیشہ مفاد کی سیاست کرتے ہیں، اپنے مطلب کی سیاست اور فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے جی اسد قیصر اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی وقتی طور پر کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا، اور عید جو ہے وہ آ گئی ہے ابھی، اور عید کے فوراً بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان اگر اس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے، کیا ہوگا اس گرینڈ الائنس کا، اس کی کیا ورتھ باقی رہ جاتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی کوئی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تاہم جنید اکبر صاحب نے کچھ جو ہے آپشنز جو وہ سامنے رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ایک تو خیبر پختونخوا کو جو تمام راستے ہیں وہ ہم ان کو بند کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ سطح تک جتنے بھی راستے ہیں ان کو بند کیا جائے گا، اسلام آباد جانے والے راستوں کو اسلام آباد میں ہم جائیں گے، اسلام آباد کی طرف ہم اور وہاں پر جا کر پرامن احتجاج کریں گے، وہاں پر پہنچیں گے۔ تاہم ایک اور جو اس میں آپشن ہے، نقطہ ہے، وہ بڑا ویلڈ اور بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے کہا ہے جی ہم دھرنا دیں گے، دھرنا دیا جائے گا، اڈیالہ کے باہر کیمپ لگائیں گے، وہاں پر بیٹھیں گے، وہاں پر دھرنا دیں گے، اور اس کی اس کا پرپس جو ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں، ایک تو یہ پرپس ہے، اور دوسرا ہم عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آواز اٹھائیں گے، اور ادارے جس طرح سے انہوں نے عدالتوں کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ عدالتیں دیکھ لیں، آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھ لیں، آپ کوئی بھی ادارہ جو ہے اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر اپنی مرضی اپنی منشا کے لوگ اس فارم 47 کی حکومت نے رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اداروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اداروں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے کوئی ایک خاص شخص ہو سکتا ہے جسے ہمیں اختلاف ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری جنگ چل رہی ہے اداروں کے ساتھ کوئی، یا ہمیں کوئی اختلاف اداروں کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک آدھا بیچ میں بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے ڈیسیژن سے، جس کے طرز عمل سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہے جی کہ اڈیالہ کے باہر ہم کیمپ لگائیں گے، اور اس کیمپ میں باقاعدہ اپنی ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے، اور وہاں پر عید کے تینوں دن یہ وہاں پر کیمپ لگانے جا رہے ہیں، اور عید کی فوراً بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے، اور خیبر پختونخوا سے آنے والے جتنے بھی راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ جنید اکبر صاحب جو ہیں اب یہ ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے ابھی آن گراؤنڈ کوئی بھی کام ہمیشہ کی طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ملاقات جب کرنی ہوتی ہے تو ہمیشہ بھاگ کے وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، اور جب مارچ کے لیے، دھرنے کے لیے، احتجاج کے لیے نکلنا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی راستہ ہی بند ہے، مجھے تو راستہ ہی نہیں ملا، میں تو نکل نہیں سکتا، میری تو گاڑی پھنسی ہوئی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ بھی کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں پر جو بھی حالیہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کا قبضہ ہے، عسکریت پسندوں کا قبضہ ہے، سڑکیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں، اور اس طرح سے لی ہیں کہ عسکریت پسندوں کے لوگ وہاں پر
पर ना सिर्फ उन्होंने उन सड़कों के उन अहम शाहराहों के इर्द गिर्द उन्होंने अपने कैंप्स लगा रखे हैं, बल्कि सड़कों पर वो जो उनके लोग अपने दहशतगर्दों की तंजीमों के तैनात हैं, वहाँ पर जो गाड़ियाँ आती जाती हैं उनको रोका जाता है, उनमें मुसाफिरों को चेक किया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, फिर उनको टारगेट किया जाता है। अफसोसनाक वाक़या जो है वो ये दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हैं इसमें होते चले जा रहे, इजाफा हो रहा है। और अभी जो हुआ है वो बलूचिस्तान का कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं है जो कि दहशतगर्दों से महफूज हो जी। गवादर का इलाका है कलमत में दहशतगर्दों ने बस पर फायरिंग की है, और यही किया उन्होंने। बस में दहशतगर्द जो हैं उन्होंने जितने भी मुसाफिर थे उनके आईडी कार्ड्स चेक किए हैं। आईडी कार्ड्स चेक करने के बाद उन्होंने फिर उनको टारगेट किया। नाज़रीन ग्रामी 6 जो इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक लोग जो हैं वो जाबहक हो चुके हैं जिनको फायरिंग करके मारा गया है, और उनमें से 5 का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से बताया जा रहा है। ये फ़िरका वारियत है, ये लसानियत है, ये कौमियत की बुनियाद पर हम लोगों को, हम पाकिस्तानियों को तकसीम किया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, 5 का ताल्लुक़ पंजाब से बताया जा रहा है जिनको टारगेट किया गया है अभी गवादर के इलाके कलमत में। 1 का ताल्लुक़ जो है मुल्तान से बताया जा रहा है जिनके आईडी कार्ड चेक करके बाकायदा उनको गोलियां मारी गई हैं। मतलब बलूचिस्तान में रियासत और हुकूमत जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है अपना कंट्रोल दिखाने में। और इस पर अख्तर मेंगल साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इस तमाम तरफ अफसोसनाक सूरत हाल पर। उन्होंने कहा है बलूचिस्तान को कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं है जहाँ हुकूमत ये दावा कर सके कि उनका कंट्रोल है। वो कहते हैं कि ये जंग वो हार चुके हैं, और हर एक हुकूमत ने बलूचिस्तान में नस्लकुशी में अपना बराबर का हिस्सा डाला है। कहते हैं कि वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम तर हुकूमतें एक पेज पर रहीं, और अपनी गलतियां तस्लीम करने की बजाय हमेशा की तरह इल्ज़ाम किसी और पर लगाना इनका वतीरा रहा है। बलूचिस्तान में हालात जूं के त्यों हैं, और सूरत हाल जो है अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। फिर जो महरंग बलोच और सीमी दीन बलोच जैसे जो लोग हैं वो सामने आते हैं, क्योंकि उनके हुकूक की यहाँ पर बात आ जाती है। यहाँ पर फ़िरका वारियत, यहाँ पर लसानियत, यहाँ पर कौमियत की बात आ जाती है। और इमरान खान ने अडियाला से अभी जो अपना पैगाम भेजा है ना, अपने कारकुनान के नाम ये पैगाम नहीं है, उन्होंने ये बड़ों को भी पैगाम दिया है, ये पैगाम उन्होंने इदारों को भी दिया है। उन्होंने इस पैगाम में उन्होंने स्टार्ट में कहा है, उन्होंने कहा है कि खुदारा मुल्क को तकसीम ना करें, और यहाँ पर सोचने की बात है और सबको सोचना होगा, यहाँ पर मुल्क के मुफाद की बात है। ये इमरान खान का अडियाला से पैगाम सामने आया, और वाकई यहाँ पर रियासत को और इस फॉर्म 47 की हुकूमत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हालात जो है कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। आपके फीडबैक की ज़रूरत है, अपना फीडबैक नाज़रीन ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इज़हार भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।